सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजार में हफ्ते का पहला दिन रिकॉर्ड बनेंगे क्या, ये है बड़ा सवाल। इसका जवाब मिलने वाला है आपसे कुछ ही सेकंड्स में। प्री ओपनिंग सेशन में होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। दमदार शुरुआत की है आज अमेरिकी बाजारों की अच्छी तेजी के बाद एशियाई बाजारों ने, वहां से है संकेत पॉजिटिव। एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है, हरे निशान में कारोबार करता हुआ। आइए हमारे यहाँ भी देखें कि किस तरह का कारोबार आज के सेशन में आपको देखने को मिलता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 20 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 13 अंक नीचे है निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी की धीमी और सधी हुई शुरुआत। आईसीआईसीआई बैंक है 2% मजबूत, भारतीय इंफ्राटेल में 2% का इजाफा। आईओसी 1% मजबूत खुलता हुआ पहली टिक पर। एसीसी 3% नीचे, बजाज ऑटो में 2% का नुकसान, लुपिन 2% नीचे। लुपिन पर नजर रखिएगा, इस पर हम बात भी करेंगे। अभी हमारे एक्सपर्ट से राय लेंगे कि क्या लुपिन शॉर्ट किया जाए आज के सेशन में, क्योंकि खबरें थोड़ी नेगेटिव साइड पर। इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हर रोज आप करेंसी मार्केट की ओपनिंग पर सबसे पहले सबसे तेज देखते हैं सिर्फ और सिर्फ पीएनबी आवाज पर। आज भी देखिए किसी भी चैनल से सबसे पहले करेंसी मार्केट की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 64.35 9 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट ने की है आज की शुरुआत। गौरव, लुपिन पर राय दीजिए। यूएसएफडी ने जो मई के दूसरे हफ्ते में यहाँ इंस्पेक्शन किया था और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन जो बताए थे, अब उनका ये कहना है कि कुछ काम किया नहीं है, अभी भी वो सारी समस्याएं बनी हुई हैं। उपकरण अच्छे नहीं है, रिकॉर्ड्स को लेकर जो दिक्कतें थी, मतलब वही की वही प्रॉब्लम्स अभी भी बरकरार है। इसका मतलब ये कि थोड़ी दिक्कतें अभी भी बाकी है। शॉर्ट किया जाए लुपिन को इस लेवल पर? ये थोड़ा रिस्की होगा, मैं ये कहना चाहूँगा। काफ़ी इसमें शॉर्ट्स बने थे, लेकिन अभी इसमें एग्जॉशन क्लियर अगर हो चुका है और अब भी एक अच्छे सपोर्ट के तलाश में है। तो अगर ये 1140 स्पॉट में अगर होल्ड करता है तो ये इसी सीरीज के अंदर 1250 साढ़े 1200 के लेवल टेस्ट कर सकता है। किसी को अगर शॉर्ट करना है तो 1140 के नीचे शॉर्ट कीजिए। 1155 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 1110 तक आपको इसमें लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। इसमें बहुत अग्रेसिवली मत कीजिए, थोड़ा भी इसको सपोर्ट मिला आपको 2 दिन के अंदर वापस से रिवर्सल देता हुआ आपको दिख जाएगा स्टॉक है। चलिए, तो लुपिन पर रखी नज़र, स्पाइस जेट पर भी रखी नज़र। चौथी तिमाही में जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं। बेटा 29% घट गया है। एटीएफ की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके चलते ये दबाव देखने को मिला है, लेकिन 100 रुपये के ऊपर लगातार टिका हुआ है शेयर। सर बताइए कैसे लगे आपको नतीजे, क्या कॉल है? नहीं, नंबर्स तो डेफिनेटली हेमंत डिसअपॉइंटिंग थे, स्पेशली अगर हम इबिटा और टॉप लाइन का डिग्रोथ की बात करें। और जिस प्रकार का अभी क्रूड का प्राइस ट्रेंड दिख रहा है, हमको लग रहा है कि होपफुली अगर क्रूड इन लेवल पे स्टेबलाइज होता है और क्लियरली अगर एटीएफ के प्राइसेस भी स्टेबलाइज होते हैं तो हो सकता है कि आने वाला जो साल है वो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक लंबे निवेश के लिए मेरे ख्याल से ये शेयर डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। बट येस, इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म में, और इस उतार चढ़ाव में क्या कहीं कोई खरीदारी करनी चाहिए? सिमी जरा चार्ट्स देखिए आप स्पाइस जेट के। सेम जेट एयरवेज में भी ऐसा ही हुआ था, रिजल्ट खराब थे और खराब रिजल्ट के बाद गिरा, जो खुला जो गिरा शुरू के 5-10 मिनट में बॉटम बन गया और उसके बाद स्टॉक लगातार रैली कर रहा है, तेजी कर रहा है। क्या स्पाइस जेट में ऐसा कुछ होने वाला है क्या? जी बिल्कुल अनिल जी, मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ। रिजल्ट खराब है, हो सकता है वापस सपोर्ट स्टेज करेगा। 100 के आसपास का सपोर्ट ये होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। आज रिजल्ट खराब होने के चलते हो सकता है 100 का लेवल वापस रिटेस्टेड होगा। एक मेजर सपोर्ट है मेरे ख्याल से 93 के आसपास, वो 89 डेमा है और मुझे लगता है कि स्पाइस जेट उस लेवल को होल्ड करेगा। इनफैक्ट 93 से 96 के बीच में जब कोई भी डिप आता है तो मुझे खरीदने का सलाह देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। 89 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं कहूंगी, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये 130 से 140 का रेंज दिखा सकता है। एक साल का नजरिया रखना पड़ेगा और बाइंग एवरेज करना पड़ेगा 96 से 93 के बीच में। मुझे इस स्टॉक में कोई खराबी नहीं लग रहा है। चार्ट्स पर एटलीस्ट 89 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स अ बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, खरीदारी करने की राय स्पाइस जेट पर इस वक्त सिमी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बाजार प्री ओपनिंग सेशन में सेटल है, उससे पहले अगर आपको प्री ओपनिंग सेशन में एक्शन देखना हो तो फिर फटाफट हम आपको बता दें स्टॉक 2020 के आज के 20 बेहतरीन टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए।
बल्लेबाजों के साथ भरी हुई है, 10 के 10 बल्लेबाजों को आज उतारा है और ज्वेलरी सेक्टर ऑफ द डे रहने वाला है। टीबीजी, गीतांजलि, पीसी ज्वेलर्स में इसलिए अच्छी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि जीएसटी की दर 3% पर तय की गई है। एक्सपेक्टेशन थी शायद ये 5% ना हो जाए। लिबर्टी शूज को भी फायदा मिलेगा, जीएसटी की नई दरें इस सेक्टर के लिए फायदेमंद निकली हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन में एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते काफी दबाव देखने को मिला था, उसके बाद जो अब नए नियम निकल कर आ रहे हैं, लेंडर्स ने जिस तरह से इनको मोहलत दी है उससे फायदा मिलेगा। डिपेंडेबल का दर्जा एस्कॉर्ट्स को दिया है और होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट देखिए, शालीमार पेंट्स, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, मंगलम टिम्बर्स और निटको टाइल्स, ये वो सेगमेंट है जो आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। चलिए, मेरी टीम में रैली यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरी तरीके से फोकस किया गया। केवल एक शॉर्ट खिलाड़ी है और वो है ल्यूपिन, क्योंकि यूएसएफडीए के कमेंट्स इनके लिए अच्छे नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया अपने एसेट्स बेच रहा है नॉन कोर, वो पॉजिटिव है। गोकुलदास और मोंटे कार्लो के लिए अच्छा है। रेडीमेड गारमेंट में जीएसटी कम है। ज्वेलरी सेगमेंट अगेन टाइटन और थंगामाइल में एक अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि रेट कम रखे गए हैं। इंडिया बुल्स वेंचर्स बड़ा फायदा होने वाला क्योंकि बहुत सारे बैड लोन्स की बिड्स लगने वाली हैं। एलटी फूड्स में नजर रखी है, मानसून की वजह से इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। और अरविंद एक और जो गारमेंट कंपनी है उसको भी फायदा हो सकता है। साथ ही फ्रीड पे एमको हमने रखा है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े ऑर्डर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं जो शायद इसी हफ्ते आ सकते हैं। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ज्वेलरी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर रह सकता है। शुक्रवार को हमने देखा आप घाटे में चल रही कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिली। जीवीके, जीएमआर, इवन एचसीसी, जहां पर कर्ज को रिस्ट्रक्चर को लेकर खबरें आई। जीवीके पावर, यहाँ पर खबर ये आ गई है कि 10% हिस्सेदारी बेंगलुरु के एयरपोर्ट में बेच रहे हैं फेयरफैक्स को 1290 करोड़ रुपए में। तो आज इस स्टॉक पर भी जरूर नजर रखिएगा। ये बताइए, इस तरह की कंपनी जहां पर डेट को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा हो, क्या तेजी देखने को मिल सकती है और कौन सी कंपनियां हैं फिर उस लिहाज से जहां पर आपकी नजर होगी? आपने एचसीसी का जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि जीवीके पावर में तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है। आई थिंक इनके लिए जो भी डेट रिडक्शन होता है वो डेफिनेटली अर्निंग सेक्रेटिव होगा, थोड़ा सा बैलेंस शीट और थोड़ा सा डीलिवरेज होगा। बट एचसीसी की अगर हम बात करें तो हमको लग रहा है कि एचसीसी को काफ़ी पैसा गवर्नमेंट से आना है। इन्होंने अपने जो जजमेंट्स जीते हैं, इसका जो कैश फ्लो है वो FY18 में आएगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स में वो शेयर्स में नज़र रखें जहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर बुक अच्छा है, टॉप लाइन विजिबिलिटी अच्छी है। तो यहाँ पे एचसीसी हेमंत विल बी अ बेटर चॉइस कंपेयर टू जीवीके पावर और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी। ओके, तो एचसीसी वैसे भी वायदा कारोबार में भी आ चुका है, तो अब एक्शन वैसे भी बढ़ चुका है एचसीसी में। ये स्टॉक थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। लेकिन अरविंद लिमिटेड, क्या इस स्टॉक में कहीं कोई एक्शन दिख रहा है आपको वायदा कारोबार में? गौरव बताएं, क्योंकि टेक्सटाइल पर 5% जीएसटी रखने का जो फैसला किया है, कमोबेश लोग मान रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयरों के लिए ये पॉजिटिव है। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स भी एक्शन में रह सकते हैं, लेकिन वायदा कारोबार में अरविंद लिमिटेड क्या है संकेत? देखिए, इसमें अभी फिलहाल कोई ज़्यादा एक्शन हो नहीं रहा है। आप इसको 3 या 4% का आप मूव यहाँ पे देख सकते हैं। 385, 390 के लेवल से टेस्ट कर सकते हैं। इसमें 400 पे बहुत अग्रेसिव राइटिंग हुई है कॉल ऑप्शन में। जब तक कि 400 के नीचे है, इसमें ज़्यादा इसमें एक्टिविटी होने की संभावना काफ़ी कम है। अगर 400 सस्टेन कर लेता है तब मुझे लगता है 395 के स्टॉप लॉस से एक बार कोई 415, 416 के लेवल के लिए इसको बाय कर सकता है। फिलहाल एक ये उछाल अगर मिलती है तो इसको एक बार अवॉइड कीजिए, 400 के ऊपर इसको बाय कीजिए। ओके, आइए देखते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेदर कंपनियां, इन पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि जीएसटी की जो दर आई है वो इनके लिए फेवरेबल आई है। कोई स्टॉक जहां पर अविनाश जी आपकी नज़र हो? बाटा दिग्गज तो है ही है, लिबर्टी और मिर्जा इंटरनेशनल जैसी कंपनियां भी लिस्टेड हैं जो लिक्विड भी हैं। आपको क्या पसंद है इस स्पेस में? आई थिंक फ्रंट लाइन में हमको लग रहा है बाटा ही डेफिनेटली बेनिफिट करेगा क्योंकि नॉट ओनली इनका ज्योग्राफिकल रीच बट इनका प्रोडक्ट रेंज अक्रॉस प्राइस कैटेगरीज है। तो बाटा में डेफिनेटली हमको लग रहा है एक अच्छी तेज़ी आ सकती है जीएसटी का जो दर आया है। बट छोटी कंपनीज में मिर्जा इंटरनेशनल, इनका ब्रांडेड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। रेड टेप इनका एक वेल नोन ब्रांड है। तो हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये दोनों ही स्टॉक्स पे नज़र रखना चाहिए। हालांकि ये जो जीएसटी का इम्पैक्ट है ये अर्निंग्स में आने के लिए समय लगेगा, बट आई थिंक FY18 शुड बी अ लॉट बेटर। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए फुटवेयर स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन तेजी की तरफ हो सकता है। HPCL, यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है 701 की। कुछ समय से स्टॉक थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है। सिमी इसके चार्ट देखिए और बताइए, क्या इस स्टॉक में इस दमदार रिपोर्ट के बाद खरीदारी करनी चाहिए?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सपोर्ट में ही है और सपोर्ट के हिसाब से मैं 530 को वेटेज देती हूँ। 532 के आसपास एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो एक बाउंस बैक इसमें देखने को मिल सकता है। 555 से 560 का पहला पड़ाव है जो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, पर 532 के आसपास जो सपोर्ट मैं देख रही हूँ वो सपोर्ट होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 530, 532 ये रेंज जो है ये वॉच करना पड़ेगा, ये होल्ड करता है तो ही बाई कीजिए। चलिए तो इस पर रखिए नजर। आज स्टॉक ऑफ द डे जो रहने वाला है वो रहने वाला है टाइटन। अब आप देखिए 8% मजबूती के साथ ये गैप अप ओपनिंग इसलिए दिखाने वाला है क्योंकि CLSA जो हर्षदा बता रही थी, CLSA की रिपोर्ट बता रही थी, देखिए 555 से लक्ष्य बढ़ाकर 620 कर दिए गए हैं। तो ये सेक्टर जो है आज सेक्टर ऑफ द डे होगा। ये बताइए गौरव, ये तो 8-9% ऊपर खुलेगा, फिर सबकी नज़र रहेगी पीसी ज्वेलर्स पर। खुलने ही वाला है बाजार, 5 मिनट बचे हैं। पीसी ज्वेलर्स के लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए और इसके लिए भी बताइए, टाइटन के लिए भी। ये पीसी ज्वेलर मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है 520 का काफ़ी जहाँ पे ओपन हो रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल। अगर 520 होल्ड करता है तो आप 514 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको ये 545 किलो आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। और रही बात टाइटन की, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा अनवाइंडिंग की पॉसिबिलिटी है आने की, लेकिन हाँ अगर ये 510 का वो होल्ड कर रहा है तो आप इसको 502 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 530 के इसमें लक्ष्य होंगे। ओके, तो टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, आज सेक्टर ऑफ द डे तो यही रहने वाला है। हेमंत, कौन कौन से स्टॉक्स है? तंगामाई ज्वेलरी, गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स। तारा थोड़ा क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स तो पीसी ज्वेलर्स था। अच्छा, ये पिछले हफ्ते सोमवार को हमने कहा था कि ये स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखाने वाले हैं। आपको याद होगा सर, 2020 में क्या दमदार प्रदर्शन दिखा। स्टॉक 2020 का आइडिया कौन भूलता है, सबको याद बिल्कुल। और क्या स्टॉक भागे तब भागे, आज भी भागेंगे। देखिए सब इतनी दमदार तेजी दिखाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम कहते हैं कि देखिए स्टॉक 2020 भले ही वो कहते हैं कि डे ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन वहाँ पर डे ट्रेडिंग के साथ साथ पोजिशनल ट्रेड्स जो मिलते हैं उन पर भी नज़र रखिएगी, किस तरह के फ़ायदे आपको हो सकते हैं वहाँ से। चलिए, तो इस बीच प्री ओपनिंग सेशन का हाल थोड़ा सुस्ती वाला है। लोग मूड नहीं बना पा रहे हैं कि तेजी कहाँ की जाए, कितनी की जाए। 1 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 2 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, 1-2 पॉइंट शांत है। मिड कैप इंडेक्स यही पूछने वाला था, मिड कैप की पार्टी जारी रहने वाली है ना, ये तो समझ में आ रहा है। अब अगर सेंसेक्स निफ्टी यहीं कंसोलिडेट भी हो तो भी गम नहीं है। हाँ, तो वही होगा एक्चुअली कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी होती है। देखिए कभी कुछ ठंडा होगा, कभी कुछ होगा। तो आज देखिए आईटीसी थोड़ा ढीला दिख रहा है, हालांकि इतना नीचे खुलना नहीं चाहिए 1.5% ऐसा कोई, शायद टोबैको का ये जो हुआ है उस वजह से लोगों को लग रहा है कि अब न्यूज, हालांकि आईटीसी के लिए कोई खराब खबर नहीं है, सही बात है, लेकिन ये है कि भाई इतना चल चुका है, लोगों को पता था, तो उस हिसाब से थोड़ी आईटीसी में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ल्यूपिन और कोल इंडिया का गिरना तो समझ में आता है, ये खराब खबरों के बीच में। और मजबूत क्या है? भारतीय इंफ्राटेल, सनफार्मा। हाँ, सनफार्मा फिर से 1% मजबूत। सनफार्मा खरीदने की राय शायद गौरव दे रहे थे। जी हाँ, गौरव ने सनफार्मा चुना है अपनी लिस्ट में, तो ये मजबूत खुलना है। यहाँ पर तेजी होती दिख रही। सीमेंट शेयरों में थोड़ी खरीदारी, अंबुजा वगैरह, ये स्टॉक थोड़े से मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। एक बार ये देखा जाए, स्पाइस जेट 3.5% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है ये स्टॉक आज के सेशन में। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त आपके लिए। बिल्कुल, और रिलायंस कम्युनिकेशन में तेजी होगी। देखिए जो राहत मिली है 3.5% मजबूती के साथ खुलने की, ये तैयारी कर रहा है। तो एक बार पूछता हूँ वागले साहब आपसे, एडीएजी पैक फिर आज फोकस में रहेगा। जब ये शेयर गिरता था तो पूरे पैक को नीचे लेके जाता था, तो वही चीज लागू होगी अभी जब ऊपर जाएगा। तो ये बताइए सबसे मजबूत कौन सा लगता है इस पूरे पैक में आपको? हेमंत, रिलायंस कैपिटल शायद बैन में है। मेरे को हाँ है ना बैन में, शायद क्या आप कंफर्म करिए। बराबर है ना। हाँ, तो वो फिर मैं उसको अवॉइड करूंगा। मैं रिलायंस इंफ्रा के साथ जाऊंगा अगर बाउंस बैक मूव के लिए खेलना है तो। तो रिलायंस इंफ्रा ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। आज एडीएजी पैक फोकस में रहेगा। जो राहत मिली है एक तरह से बैंकर्स द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन में बड़ी गिरावट के बाद आज का दिन देखिए राहत बड़ा हो सकता है। 3% मजबूत खुलने की तैयारी कर रहा है। और टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, गीतांजलि, टीबीजी, ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली देखने को आज के सत्र में मिलने वाली है। जेपी एसोसिएट जैसी डेट वाली कंपनियां भी आज देखिए राहत का दिन दिखा सकती हैं। और स्टॉक 2020 के स्टॉक्स पर तो नजर रखिएगा ही। एमको देखिए नीरज का फ्रेट 5-6% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। और मंगलम टिम्बर मेरा फ्रेट करीब 2-3% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। तो स्टॉक्स तो काफी एक्शन में रहने वाले हैं। बिल्कुल, जहाँ है एक्शन वहाँ पूरा एक्शन है, और जो भागेंगे वो ज़रूर भागेंगे। चलिए, तो हमारी दौड़ कितनी तेज़ होगी और कितनी दूर तक होगी, इसका जवाब मिलेगा आपको ठीक 40 सेकंड में।
जब खुलेंगे भारतीय बाजार प्री ओपनिंग सेशन में भले ही सुस्ती हो लेकिन चुस्ती दिखेगी आपको कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में, ये बात पक्की है। मिड कैप इंडेक्स 1.4% ऊपर है, बैंक निफ्टी 20 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी में दिक्कत है कि 20,500 के आसपास अहम लेवल है, पोजीशंस हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बैंक निफ्टी वहाँ रुके तो रुके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप सरकारी बैंक्स पर आज आप नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा क्योंकि असली एक्शन जो दिखेगा वहाँ पर दिखेगा। इन PSU बैंक्स में इन पर नज़र रखिएगा, जहाँ जहाँ एक्शन होता हुआ दिखेगा हम स्क्रीन पर देखकर आपको ज़रूर बताएंगे कि किन स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद, आंध्रा, ये तमाम शेयर हैं जहाँ पर एक्शन आज आपको देखने को मिल सकता है। एक्शन रिलायंस कम्युनिकेशन में 4% की मजबूती का इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए आज तैयार हैं इस सेशन में पूरा कमाल दिखाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की, और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त आज हफ्ते के पहले दिन शुरुआत देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर होती है या इसके आसपास। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 3 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी और सेंसेक्स 9 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी सी कमजोरी के साथ यह कहें कि सुस्त शुरुआत होती दिख रही है, लेकिन 40 अंकों की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में है और बैंक निफ्टी 25 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो शांत शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की, लेकिन इस शांत शुरुआत में दबाव कहाँ से बन रहा है? ITC 1.25% कमजोर, लुपिन 1.25% कमजोर, कोल इंडिया और डॉक्टर में भी थोड़ा थोड़ा नुकसान। IT शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक लाल निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं और ये है स्टॉक जो थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मजबूती कहाँ से? IOC टॉप गेनर 1% की मजबूती के साथ, सन फार्मा 1% मजबूत, भारतीय इंफ्राटेल और लीवर में 1% की तेजी बनती हुई दिख रही है। इस वक्त ये स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर। आइए वायदा कारोबार के शेयरों पर डालने नजर, कहाँ पर एक्शन है। टाइटन आज का स्टार परफॉर्मर 10% सीधा ऊपरी सर्किट पर खुलता हुआ वायदा कारोबार में पहली टिक पर शानदार प्रदर्शन टाइटन का। PCU ज्वेलर्स 8% ऊपर तेज दौड़ लगाता हुआ। रिलायंस कैपिटल बैन में होने के बावजूद 3% मजबूत है। रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए जो खबरें आई उसका फायदा यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। आर इंफ्रा 2.5% मजबूत ये खुलता हुआ दिख रहा है। अरविंद में 2% का बड़ा उछाल। पेज इंडस्ट्रीज पसंद किया था वागले साहब ने, पेज इंडस्ट्रीज की भी, और यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट भी आई थी। 2% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। रेमंड्स मजबूत है, बाटा मजबूत है, रिलायंस डिफेंस मजबूत है, तो ये तमाम शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो कमजोर क्या है? M&M फाइनेंस में 2% का नुकसान है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बड़े दिनों बाद आती हुई दिख रही है, और ल्यूपिन में थोड़ा नुकसान है। लेकिन आज सेक्टर ऑफ द डे जेम्स एंड ज्वेलरी, जो कि आपको सुबह 7:30 बजे हेमंत ने बताया अपनी स्टॉक 2020 की टीम में। तो हेमंत बताइए बाकी और कौन से स्टॉक्स इस सेक्टर के भाग रहे हैं? तो टाइटन, गीतांजलि, PC ज्वेलर्स, TBZ, ये सारे के सारे शेयर देखिए मजबूती के साथ भागते हुए। अच्छा, आप देखिए जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली कंपनियां हैं, अरविंद 2.5% मजबूत है। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। दरअसल जो GST की दरें तय की गई हैं रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर, फाइबर्स के ऊपर, वो पॉजिटिव बाजार मानकर चल रहा है और इसीलिए इस सेक्टर में भी नजर रखिएगा, अच्छी तेजी दिन के दौरान और बन सकती है। ADAG पैक्ट जो हमने आपको बाजार खुलने से ठीक पहले बताया, इस पर नजर रखिए। देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए जो राहत की बात आई, वो उसका फायदा रिलायंस कैपिटल को भी मिल रहा है। रिलायंस पावर अब देखिए 3% मजबूत। रिलायंस इंफ्रा में भी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। छोटे छोटे स्टॉक्स बड़ा उछाल दिखा रहे हैं। थंगामाइल ज्वेलरी और तारा ज्वेल्स को भी इस रडार पर रखिए, 5% की तेजी यहाँ पर होती हुई। अच्छा, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक्स देखिए, अरविंद तो दौड़ लगा रहा है, छोटे वाले स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। इवन मॉन्टी कार्लो, ये हमारे टॉप 5 स्टॉक्स में था, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मिर्जा इंटरनेशनल भी भाग रहा है GST की दर के बाद, और लिबर्टी में भी तेजी देखने को मिल रही है। बाटा भी मजबूत है। तो आज साफ तौर पर बाजार में जो छोटे मझौले स्टॉक्स हैं वो GST की दरों के ऊपर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पर आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी क्या तेजी। अब RBI की पॉलिसी है, बुधवार को 6 और 7 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या ब्याज दरों में कटौती करता है, ये बड़ा सवाल। और देखिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता है। बिल्कुल, तो शानदार खरीदारी होती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की मजबूती इस वक्त बनती हुई आपको नजर आएगी। टाइटन और PC ज्वेलर्स, ये दोनों स्टॉक जो सबसे दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़े हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ। बताएं गौरव, खरीदा जाए इन लेवल्स पर? ये लेवल मुझे रिस्क थोड़ी फेवरेबल नहीं लगती है। यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से इसको अभी अवॉइड करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। चलिए, तो नया निवेश अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स कैसे लगते हैं? क्योंकि टाइटन ने पैसा बनाकर दिया है बिग बुल को भी और बाकी लोगों को भी। बताइए, अगर इस पूरे पैक में सबसे सेफ और बढ़िया शेयर क्या आपको भी टाइटन लगता है?
मेरे ख्याल से फ्रंट लाइन में टाइटन ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमने देखा है कि मार्केट्स में ट्रस्ट फैक्टर लेके काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरी बात क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छी थी, हालांकि इन्होंने कहा था कि नंबर्स थोड़े से वीक है। मुझे लग रहा है कि टाइटन को डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और ये जो जीएसटी का जो रेट आया है वो डेफिनेटली डिमांड को वापस बूस्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगा। बट यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स पे भी नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे भी इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, इनकी जो जोग्राफिकल रीच है, यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि इस शेयर में भी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन इस बीच एक स्टॉक जो बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है वो है अरविंद लिमिटेड। अरविंद के लिए भी जीएसटी से बेहतरीन खबरें आती हुई दिखी है, और स्टॉक में देखिए दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड होता दिख रहा है। 3.5% के आसपास की बड़ी मजबूती बनती हुई दिख रही है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट अभी बढ़ना बाकी है, प्राइस एक्शन पहले शुरू हुआ है और वॉल्यूम एक्शन अभी होना बाकी है। तो 395 के आसपास चार्ट्स पर कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वागले साहब, अरविंद के चार्ट्स देखिए आप, क्या कोई खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर? अनिल जी, ब्रेकआउट है लेकिन पोजिशनल व्यू है। मेरा 415 420 का व्यू है, अभी 394 है, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस लगभग 385 का रखना होगा। तो 10 रुपए डाउन साइड, 20-25 रुपए अप साइड, ये व्यू होगा। इंट्राडे के तौर पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। और निवेश के लिहाज से, क्योंकि देखिए इस सेक्टर ने भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, और उसमें भी दिग्गज अनिल जो बता रहे हैं अरविंद आउट परफॉर्मर है, खरीद लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटी तो खत्म हो गई जीएसटी की अब। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट इनकी जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत काफ़ी रेलेवेंट है। इन्होंने क्लियरली कहा है कि ब्रांडिंग परसेंटेज इनके टॉप लाइन में ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जिस प्रकार का इनका वाइड प्रोडक्ट रेंज है, डेफिनेटली जीएसटी का जो नया रेट आ गया है वो कंपनी को फ़ायदेमंद वाला होगा। और मेरे ख्याल से साइज़ होने के कारण, और ऑब्वियसली अगर होपफुली कॉटन के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, तो आपको FY18 में नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और एक्चुअली हेमंत, जो कई सारे फंड मैनेजर्स इस वक्त, क्या पैसा तो बहुत आ रहा है, सही बात है। अब आपके पास कहाँ ऐसे मिड कैप आइडियाज है जहां आपको क्वालिटी को लेकर दिक्कत नहीं है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, जैसा अविनाश कह रहे थे, तो अरविंद उस सारी स्टोरी में फिट बैठता है। और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशंस महंगे नहीं, सही बात है। तो आपके लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो आपको ये कहता है कि भाई 400 रुपए में भी आप अगर अरविंद खरीद लेंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात वो कंफर्ट है वैल्यूएशंस का। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अरविंद एक स्टॉक हो सकता है। इवन रेमंड्स आप देखिए 2% मजबूत है। ये एक स्पेस है, ये सेक्टर है जो निवेश के लिहाज से डेफिनेटली देखनी चाहिए। इसी पर एक और स्टॉक है जो बड़ी तेजी से भाग रहा है, वो है पेज इंडस्ट्री। मैं इसी का जिक्र करने वाला था। मैंने आपसे कहा एक सेकंड। आप देखिए, आपको बताऊं ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कहती है। क्रेडिट स्विस कहती है 12,800 का टारगेट था, और इस जीएसटी की रिपोर्ट आने के बाद 15,000 का कर रहे हैं वो टारगेट। माय गॉड, 15,000 का। और सबसे बड़ी बात जिस वजह से मैं इसको पकड़ रहा था, वो 17% ओपन इंटरेस्ट आज सुबह सुबह बढ़ता हुआ नजर आया। तो क्रेडिट स्विस ने 30%, हाँ नो डाउट, इसमें कोई सवाल नहीं कि ये 14,000 रुपए का स्टॉक है, लिक्विड कम है, लेकिन फिर भी 30% तो परसेंट ही होता है। 30% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा आज सुबह सुबह, इसका मतलब कुछ लोग तो खरीदारी कर रहे हैं। गौरव, इसके बारे में अपनी राय दीजिए, क्या पेज इंडस्ट्रीज 14,600-500 पर खरीदना चाहिए? जी, बाय कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऊपर में आपको जो लक्ष्य देखने मिलेंगे वो 14,950 से 15,000 के लेवल की आप बात कर सकते हैं। 14,400 का इसमें स्टॉप लॉस होगा आपका। जैकपॉट स्टॉक रह चुका है। देखिए पीसी ज्वेलर्स 386 पर बताया था ये आशीष ने, और 4-5 महीने में 45% के रिटर्न्स दिए हैं। तो जैकपॉट स्टॉक्स, जैकपॉट रिटर्न्स आपको वाकई में जैकपॉट है, एक्चुअली जैकपॉट है। ये आपने एक ऐड की याद दिला दी मुझे। वाकई में बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं, ध्यान रखिए, जो क्वालिटी है वो दरअसल परफॉर्मेंस दिखा देती है, साफ नजर आ रहा है। पेज इंडस्ट्री, सब लोग कहते हैं महंगा हो गया, लेकिन आप देखिए जो महंगा है वो और महंगा हो जाता है। महंगे से तो मुझे याद आता है कि जब तक एमआरएफ सबसे ऊपर है तब तक उसके नीचे कोई स्टॉक उससे महंगा नहीं है। सही बात। तो बाकी तो फिर सस्ते ही है। ठीक बात। तो फिर 14,500 में क्या पेज महंगा है? हाउसरी सेक्टर में सर ये बताइए, एक बार पूछे। देखिए रूपा लक्स सब, मैं वही कह रहा हूँ, इस सब में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक पेज इंडस्ट्रीज तो डेफिनेटली सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इनकी ब्रांड इक्विटी और क्लियरली इनका जो शेयर होल्डर रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी इन्वेस्टर्स को पसंद है। बट मेरे ख्याल से जो छोटे प्लेयर्स है जैसे लक्स इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जीएसटी के नए रेट्स आने के बाद इनको भी हाउसरी सेक्टर के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल सेक्टर में अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, एक और स्टॉक बैंकिंग शेयर में जो हम कह रहे हैं कि जब सरकारी बैंक पे नजर रखी, एक सरकारी बैंक है जहाँ पोजिशंस बनना शुरू होती दिख रही
है ये सबसे ज़्यादा आज इलाहाबाद बैंक। सिमीज के चार्ट्स देखिएगा, इलाहाबाद बैंक के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका, क्योंकि दिन के हाई पॉइंट पर इलाहाबाद बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। एक्चुअली में आज इलाहाबाद बैंक के लिए ये खबर भी आती हुई दिखी कि उन्होंने कुछ एनपीएस बेचे अपने, और वो बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि 3000 करोड़ के एनपीए जो ये ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके थे, यानी कि नुकसान ले चुके हैं, वो 1165 करोड़ में बेचे हैं। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्रॉफिट वापस आएगा। इस पर मैं आपसे भी अविनाश राय लूंगा। और दूसरा है कि एक और इन्होंने कहा 2000 करोड़ का जो एनपीए जिस पे 80% प्रोविजनिंग कर चुके थे, ये भी 850 करोड़ में बेचे, और 450 करोड़ तो इन्हें यूपी गवर्नमेंट से मिल भी गए। तो एक तो ये कि 1165 करोड़ जो 3000 करोड़ का इन्होंने राइट ऑफ किया था, 100% राइट ऑफ, वो बेचे हैं। इसका मतलब ये कि ये सीधा सीधा प्रॉफिट में जाएंगे। इस पर अपनी राय दें एक बार आप इलाहाबाद बैंक पर। तब तक मैं एक बार इलाहाबाद बैंक पर फटाफट एक बार गौरव से पूछ लूं, गौरव को क्या संकेत देगा। गौरव बताइए, खरीदना चाहिए इसे? ठीक है, बाय कर सकते हैं। 70 का जो लेवल है स्पॉट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस तो बन नहीं रही, लेकिन ये अच्छा सपोर्ट है 70 का, तो उससे कुछ स्टॉप लॉस करके बाय कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार 75 76 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 76 के ऊपर ये जब जाएगा तब आपको इसमें रियल एक्शन देखने मिलेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे आपको बाय कर सकते हैं। बताएं अविनाश, आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से जिस प्रकार की प्रोविजनिंग इन्होंने पहले की थी और अभी जिस प्रकार से इनको बेनिफिट मिलेगा, हमको लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली डाउनसाइड कैप्ड है अनिल जी। और होपफुली अगर यहाँ पे कैपिटलाइजेशन लेके, अगर यहाँ पे फ्रेश कैपिटल भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, प्लस आगे एसेट क्वालिटी स्टेबल होती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़रूर खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक में ये एक पुराना प्लेयर है। आई थिंक एसेट क्वालिटी एलिवेटेड होने के कारण शेयर में पिटाई हो चुकी थी, लेकिन आने वाला साल इनके लिए शायद काफ़ी अच्छा हो। चलिए, तो बढ़िया स्टॉक इलाहाबाद बैंक खरीद कर रखिए। पॉलिसी भी एक अगला ट्रिगर हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस तो कम है, लेकिन अगर ब्याज दरें घट गई 6 और 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी में, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। बाटा के ऊपर कॉल देना चाहते हैं वागले साहब कह रहे हैं कि ये शेयर सबसे अच्छा लग रहा है उनको फुटवेयर सेक्टर में। बताइए सर, हम तो पिछले हफ्ते भी काफ़ी बुलिश थे जब ग्लोबल सीईओ ने आके कहा था कि वो भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और इस शेयर ने भी अच्छा पैसा बना कर दिया है एक साल में। ये बताइए, ये कैसा लगता है आपको भी? हेमंत, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों पैरामीटर्स में मैच हो रहा है। एफएनओ के पैरामीटर्स के पहले मैं दे दूं, क्योंकि उसमें फास्ट मूव आ रही है। 565 का करंट रेट है। 557 558 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 575 टू 578 आज और कल तक का व्यू है। पोजिशनल व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है ये 615 620 तक अगले कुछ हफ्तों में जा सकता है। कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? बाटा के जूते पहनते हैं सब? जूते तो मैं बाटा के पहनता हूँ। चलिए, तो चैनल चेक भी हो गया साथ साथ में। अच्छा, एक और स्टॉक जो दिन के हाई पॉइंट पर आया है, कम लिक्विड है, जनरली कम रडार पर आता है, लेकिन पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा। टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक लाइए सामने। और टाटा कम्युनिकेशन में आज एक खबर भी मैं पढ़ रहा था कि बटेल को, एक विदेशी कंपनी है बटेल को, उसके साथ में इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके लिए सॉल्यूशन के लिए कोई करार किया है, और इसका हफ्ते 2 हफ्ते का चार्ट दिखाइए। मेरे ख्याल से ये काफ़ी तेज़ी से भागा था पिछले हफ्ते, अगर मुझे सही याद है तो स्टॉक में बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा था। हाँ, एक महीने में 5.5, अच्छा 640 से ओके, पर 640 से 700 ओके, 100 रुपये की बढ़िया तेजी होती हुई दिखी है। टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट्स देखकर बताएं सिमी, क्या आपका इरादा है खरीदारी करने का? स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, कुछ अच्छी खबरें भी? बिल्कुल चार्ट में ब्रेकआउट है। 740 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, ये मेंटेन भी कर रहा है 740 के ऊपर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इनिशियली 767 768 वही रेंज है जो नज़र में आ रहा है, और उसके बाद इस रेंज को क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो 783 से 790 का रेंज भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ट है। मुझे लगता है कि इसमें पोजिशनल व्यू लेना है, थोड़ा बहुत वाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। 790 का टारगेट ऑन दी अपसाइड शॉर्ट टर्म। 790 अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा कम्युनिकेशन, इस शेयर को रडार पर रखिए, बेहतरीन तेजी यहाँ पर बनेगी। बाजार थोड़े से देखिए सुस्त हैं इस समय, सेंसेक्स और निफ्टी, और सुस्ती की एक वजह जो नज़र आ रही है वो आईटीसी है। ये आज देखिए थोड़ा कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, और अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आप पाएंगे यही बाजार को नीचे खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। आईटीसी की वजह से थोड़ा ढीला है सेंसेक्स और निफ्टी, वरना नीचे अगर आप देखें अंडरलाइन स्टॉक्स देखें तो वहां पर तेजी है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, ऑटो में पिछले हफ्ते भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, बजाज ऑटो और एमएनएम इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। आईटीसी 10 पॉइंट नीचे खींच रहा है। अगर ये नहीं होता आज नीचे तो बाजार दरअसल ऊपर होता। आपको याद है हम बजाज ऑटो की बात कर रहे थे, शुक्रवार को हमने कहा था ये
खुल सकता है नीचे, लेकिन उसके बाद रिकवर करेगा। दिन के उच्चतम स्तर पर, खराब नंबर्स पर, दिन के उच्चतम स्तर पर बजाज ऑटो ने जाकर समाप्ति दी और अब भी देखिए जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। वागले साहब बताइए, अब बजाज ऑटो पर क्या कॉल है आपका? हेमंत, व्यू तो बुलिश ही है। एज ए ट्रेड फॉर द डे आई एम मोर कंफर्टेबल 2915 के ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे में ट्रेड बनता है। फिर एक 15-20 रुपए स्टॉप लॉस, 40-50 रुपए का टारगेट आज और कल तक। पोजिशनल व्यू मुझे लगता है ये 3050 तक जाना चाहिए, आराम से जाएगा। 2 दिन में देखिए 100 रुपए बढ़ा। और एक्चुअली कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स हेमंत ऐसे हो गए हैं जिन पर हमारी गहरी पकड़ है। मतलब ये वैसे नहीं, ये हम इसलिए बताना चाहते हैं कि एक्चुअली है, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले। जब टाटा कम्युनिकेशन पे जब आपने तेजी बोली है, देखिए तब तेजी हुई है, तो आज वो स्टॉक सबके रडार पर रहेगा। अच्छा, बजाज में हमने कह दिया था सुबह खुलेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं एग्जैक्टली, और वो भी प्री ओपनिंग में। बिल्कुल। तो चलिए, ये हैं स्टॉक्स जहां पर रखिए आप नजर। लेकिन बता दें आपको कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जीएसटी काउंसिल की अब तक कुल मिलाकर 15 बैठकें हो चुकी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भरोसा दिलाया कि 11 जून को जो अब अगली बैठक होगी उसमें बाकी बचे हुए तमाम मुद्दों पर भी फैसला ले लिया जाएगा। और इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपनी खास बातचीत में एनपीए, ग्रोथ, ब्याज दरें, ये तमाम जो मुद्दे हैं उन पर खुलकर बातचीत की। आइए सुनते हैं। So, Mr. Jaitley, appreciate you joining us here on CNBC TV 18. So, I've got a long list of questions for you, but let me start with the GST. The 15th meeting of the GST Council has concluded. With that, most rates have now been finalized. Would it be right to say that while the principle of equivalence has prevailed upon the Council while deciding those rates, how much of the practical realities, the political realities have weighed in on the GST Council while arriving at these rates? And do you believe because of that, it's perhaps a more complex system than you would have liked? See, it's a real system. It's not a complex system. You have a whole legacy of different products being taxed at different rates. Now, if you had fixed one single rate, and let us say the single rate had come to 14 to 15%, that seems to be the normal common sense. Then, from tobacco to luxury cars to other sin products would all be 15%, and atta and rice would also be 15%. It would be disastrous if we did that. You see, you have to see which are the kind of products. So we've taken all the food products which the common man uses, put them in the 0-nil category. Similarly, in areas like clothing and footwear, which are again essential, we've seen the existing rate, allowed the equivalence principle to prevail, but for the more vulnerable sections of footwear below 500 rupees and an apparel below 1,000 rupees, we've given a concessional rate. And the others, we've all fitted them into one bracket instead of the multiple brackets which existed earlier. So while we've tried to reform a little, we've made sure that some social and economic realities of India are borne in mind, which is the group which uses this product the maximum. And therefore, that must also determine the tax-paying ability. Sure. Lots of representations are being made, sir, from the marble industry to the textile industry to the footwear industry to the gems and jewelry, welcoming the decisions that have been taken by the council. Is there any flexibility? Is there any room for any kind of revision at this point in time? If you look at all the taxes on marble and granite, the existing rate with cascading effect is 31.6%. Now, those who use marble and even granite, we brought it down from 31.6% to 28%. What's the rationale now in bringing it down further? Now, if you bring this down further, some other commodity will have to compensate. And who are the people who normally use marble and granite? Not the very vulnerable. Sure. Now, look at the other illustration that you gave as far as footwear is concerned. Footwear was being taxed at less than 500 rupees, 9.4. I'm taking off all the taxes taken together. Different categories were 23.1%, another one at 23.1%, and 29%. We brought them down to 18%.
So all the 23 and 29 have come down to 18 with input credit, and what was 9.4 has become 5%. Now, if they still make a representation, take entertainment tax across the country, which the states levy, the weighted average is 29.1% today. You put 28%. Now, the fact that weighted average can come down if you see exemption for regional cinema, well, the states can still, to promote their regional language, refund the SGST. So Mr. Kamal Hassan doesn't have a legitimate reason to make a representation? Taxation policy has to be decided on what is the tax revenue required, what is the existing rate of tax, and therefore to just exaggerate a figure and then ask for a claim. Now look at the hotel industry. Small hotels below 1,000, you exempted them. Then it comes to the next category is 12%, 18% and 28%. Today, if you look at the service tax and if you look at the luxury taxes in the states which are being taxed for 5-star hotels, the figure just jumps through. And therefore, if we have made a arithmetical error somewhere, the council is a political body, it's a responsive, accountable body. We will certainly look at each and every representation, but merely using the media for propaganda and then saying, I'll put a pressure on you, therefore reduce, that's not going to fix them dividends. But is there any representation that's been made so far where you believe that there is a genuine cause for redressal? It is not fair for me to comment. A lot of representations have come. The officers committee is going to go through each and every representation, make its recommendations, and then the council as a whole will take a view. So what can we expect on the 11th of June, which is the next meeting scheduled for the GST Council? 11th is really intended for any undecided matter as yet, and the officers committee will report on the representations and we'll take a review. We are absolutely open. If we've committed a mistake somewhere in arithmetical calculations, we are open to reason. But we'll follow the equivalence principle. And I think that's the correct principle to follow. So if I may ask you about the 1st of July, and you said yesterday at the end of the meeting as well that you feel reasonably confident on the back of the evidence that you have so far, whether it's the GST preparedness, etc., that you will be able to meet the timeline of the 1st of July. The West Bengal Finance Minister, for instance, said that he doesn't believe that the government is ready. You said that other state finance ministers did not share that view, did not agree with him. But what could be the downside risk to the 1st of July, sir? Well, I think what is now, all the procedural matters have been decided. The registrations are taking place at a very fast pace. And I think the IT network, yesterday the GSTN made a detailed representation, and they are extremely confident. And therefore, that being the situation, today I see no reason why we should not be able to target the 1st of July. Let me move away from the GST for just a bit and talk to you about some other issues. And let me start by asking you about the latest as far as the NPA ordinance is concerned. We're still awaiting clarity from the Reserve Bank of India. Well, how soon can we expect this process to move forward? I think you should expect very shortly, because the RBI and the banks are working on the list of people who are the NPA defaulters in that sense. And therefore, which are the people to be selected in the first instance, which are the companies to be selected in the first instance for the action under the insolvency law. And I think once the process starts, that process will go on. Then the oversight committees, the one which exists, and maybe you need another one so as to give the cushion to the banks itself that their decisions are being, there's an oversight to their decisions, so it gets a greater credibility and a comfort to the banking system. So we are going to go account by account, sir? That's how I do understand that a list of the so-called defaulters is now almost ready. Is almost ready. So would it be fair to assume that maybe perhaps in the next month or so we will start to see this process gain ground? I don't know. It's a jurisdiction which the RBI and the banks are exercising. So they'll decide on the time schedule. Just to stay with that, sir, one of the sectors that has now sought government intervention is the telecom sector. We've seen representations being made by the telecom industry saying that, look, our debt is over 8 lakh crore rupees and so on and so forth. We seek moratorium on certain issues from the government. This is a matter that's been taken up by a cabinet secretary-headed panel. The finance ministry is involved as well. What can we expect realistically now on telecom? Is this the new steel? I hope it's not.
And I think it's a sector which is overseen by a ministry. It's a sector which has a sectoral regulator. And it is their responsibility to ensure that there is fair competition. And fair competition must then ensure consumer benefits, but it also must ensure that it's a fair competition in which all the competitors survive. We need multiple players in the telecom sector. We don't need a situation where the balance sheets turn into the red and then have an adverse impact on the banking system itself. And therefore... As well as revenues to the government. As well as revenues to the government, and I'm sure both the ministry and the regulator are aware of their responsibility. How worried are you about the telecom sector today? I'm certainly concerned, but I'm sure both the institutions are going to act. Let me then ask you, sir, about growth itself. And let me start by talking to you about where you see interest rates headed. We've got the Monetary Policy Committee meeting coming up on the 7th. The Chief Economic Advisor has gone on record to say that he believes there should be more dissent within the MPC and that there is room and scope for bringing down rates from where they currently are. I think we are trying the MPC experiment. It's in its first year. And therefore, it's too early to really comment on the MPC functioning itself. Inflation for a long time is under control. You have a possibility of a good monsoon being predicted this year, so it will remain under control. The balancing between petrol and shale gas also indicates that the prices won't go through the roof as far as oil is concerned. They'll remain up to a point which is affordable by India's standards. And you have growth which needs to improve. You have investment which needs to improve. Now, these are indicators which are available. Now, how the MPC, any finance minister under the circumstances would like a rate cut, the private sector would like a rate cut. But then when we've entrusted it to an MPC, I'd rather wait for their decision. तो आप देख रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए लौटते हैं वापस बाजारों पर नजर डालिए। आप देखिए 9650 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है और हालांकि आईटी सेक्टर में कमजोरी है आज के सत्र में, लेकिन उसके बावजूद आईटीसी देखिए कमजोर है, इसके बावजूद ये मजबूती देखने को मिल रही है। एक और स्पेस जो मजबूत हो रही है वो है टायर सेक्टर। आपको याद होगा अनिल ने पिछले हफ्ते सोमवार को कहा था ये सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला है और आप देखिए सीएट, अपोलो टायर सब में तेजी बरकरार है। इसकी वजह एक बता दूं, बताइए। आज जो तेजी बनती दिख रही है इस वीकेंड पर ग्लोबली नेचुरल रबर के दाम काफी तेजी से घटे हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज मैं आपको अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करके बताता हूं, लेकिन ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स आज भाग रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करिए, मैं पूछता हूँ वागले साहब से कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है इस स्पेस में। वागले साहब बताइए। मैं तो सीएट के साथ ही जाएंगे लेकिन थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे के लिहाज से। मैं ट्रेड करने के बजाय पोजिशनल, क्योंकि सीएट के इंट्राडे वोलेटिलिटी काफी होती है। ठीक बात है। आपको 1820 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये जून फ्यूचर्स के लेवल से मुझे 1950 तक के लेवल्स लगते हैं। शायद आज नहीं आए, 2 से 3 दिन, मतलब मैं 100 रुपए ऊपर की मूव को पकड़ना चाहता हूँ। 2 से 3 दिन का व्यू आराम से आ जाता है इस पे, तो 100 रुपए का मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार भी आपने कहा था 80 रुपए का मूव उसी समय आ गया था, उसी दिन आ गया था, तो इतना मूव तो आता है। हाँ बताइए। अपने टॉप से नेचुरल रबर के दाम लगभग 30% करेक्ट हो चुके हैं। ओके। और ये इस वीकेंड पर भी करेक्शन आया है और ऊपरी स्तरों से, क्योंकि आपको याद होगा बीच में हेमंत जब हम कह भी रहते कि देखिए नेचुरल रबर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, थोड़ा सावधान रहिए। उसके बाद सीएट में अच्छा खासा करेक्शन हुआ, स्टॉक 250-300 रुपए टूटा भी, और फिर जब वापस फंडामेंटल सुधरने लगे तब भी हमने ये बात की। अब आप देखिए ऊपरी स्तरों से 30% दाम कम होना बहुत बड़ी बात है। तो ये सीधा इनका प्रॉफिट दिखाएगा कि आगे एक राय स्त्री पर अविनाश की ले ली जाए फंडामेंटल। अविनाश क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट रबर तो मेरे ख्याल से मेन इनपुट कॉस्ट होता है और अगर ये प्राइसेस अगर इतने भारी तरह से गिरे हैं तो डेफिनेटली इनको मार्जिन्स में अच्छा इजाफा होगा। मेरे ख्याल से पूरी तरह से तो ये अपना रॉ मटेरियल कॉस्ट जो रिडक्शन है वो पास थ्रू नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स है, स्पेशली अगर हम भाव घटाता है एक बार बढ़ाने वाला कोई नहीं घटाता। अगर हम प्राइस रिडक्शन भी करें तो इतना रिडक्शन तो शायद नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से सीएट, अपोलो टायर, ये सारे कंपनीज को डेफिनेटली आपको एक अच्छा तेजी का रुझान दिखना चाहिए। जबरदस्त प्रदर्शन ये सेक्टर दिखा सकता है। एनडीटीवी ये एक ऐसा स्टॉक है जो अचानक से नीचे गिरा है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आयकर विभाग ने कुछ जानकारी मांगी है, छापे मांग रहे हैं, इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन एक स्टॉक जो जबरदस्त तेजी दिखा रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 3% मजबूत। गौरव,
इस शेयर ने भी देखिए नतीजों के बाद से वन वे मूव दिखाया है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने तो टारगेट्स भी ऊपर के दिए हैं, क्या ये और ऊपर जा सकता है इस हफ्ते? देखिए जा सकता है, यहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग के बाद भी लॉन्ग्स बनना शुरू हो चुके हैं और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है आपको ये स्टॉक 2520 2540 तक एक बार लेवल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश एंड थोड़ी रिस्की हो सकती है, लेकिन रिस्क ट्रेडर्स के लिए 2375 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, ऊपर में 2520 के लेवल आप प्ले कर सकते हैं। तो ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी एक और सदाबहार स्टॉक जो बड़ी तेजी दिखाकर देखिए। आप तो 1800 से बुलिश है इस पे? हाँ बिल्कुल, और फाइनली 2400 आई है। फाइनली वागले साहब के भी टारगेट्स मेरे ख्याल से पोजिशनली 2400 के आसपास के कितने हैं, या अभी भी अपसाइड? 2150 पे हमने बात की थी, तो 2400 आई थिंक ये 3 या 4 दिन पहले तो वो टारगेट्स आ गए, तो तभी किसी ने लिया है तो 2300 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे फॉर 2650 टारगेट। यहाँ से भी अपसाइड बन सकती है, लेकिन एक और स्टॉक थोड़ा कमजोर होता दिखा, हालांकि लिक्विड कम है, एफएनओ का ही है, लेकिन आज टॉप 2 लूजर में दिखा है। सिंटेक्स तो ठीक है, रैमको सीमेंट देखिए क्या वजह ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है, 2.5% नीचे है रैमको सीमेंट का स्टॉक, और ओपन इंटरेस्ट 2.5-3% बढ़ता हुआ, तो कमजोर शेयरों की लिस्ट में ये सबसे आगे है आज। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का दोनों का एक्शन अगर साथ में मिलाकर देखो तो लग रहा है थोड़ी दिक्कत है रैमको सीमेंट में। सिमी इसके चार्ट्स देखकर बताएं क्या? इवन इंडिया सीमेंट भी कमजोर है, सीमेंट शेयरों में मॉनसून के आते ही थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के लिहाज से वही दिख रही है। ओके, तो सीमेंट में अगर शॉर्ट करना हो एफएनओ में जो पोजीशंस बनी उस हिसाब से रैमको सीमेंट, तो क्या ये लेवल ठीक है, और यदि हाँ तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट बताएं आप। जी बिल्कुल अनिल जी, एटलीस्ट चार्ट में उतना वीकनेस नहीं था, पर आज जैसे ये स्टॉक 702 के नीचे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी वीकनेस ऑलरेडी आ चुका है, और 702 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है इसमें फ्रेश कोई वीकनेस आ रहा है, शायद कोई फंडामेंटल चेंज या कुछ आया होगा। इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट मुझे नज़र में आ रहा है वो 685 के आसपास है। 685 से 80 का रेंज वापस मुझे लगता है कि रिटेस्टेड होगा। 702 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है। मैंने टारगेट दे दिया, 685 से 680 का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो रैमको सीमेंट इस पर रखिए नजर। इवन ग्रासिम अंबुजा सीमेंट भी देखिए आज ठंडा कारोबार करते हुए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप कहते हैं सिंटेक्स, ये देखिए एक अच्छी तेजी दिखाई इसने जरूर, उसके बाद तेजी टिकी नहीं, ऊपर से हर रोज देखिए डेज लो पर जाकर ये समाप्ति दे रहा है, और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिंटेक्स की जो प्रीफैब कारोबार है वो कब लिस्ट होगा। क्या व्यू है आपका इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशन थी इनिशियली 15-16 रुपए की फेयर वैल्यू थी, उस के बेसिस पे जो लिस्टिंग की प्राइस आई हेमंत वो काफ़ी एग्रेसिव थी, तो मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली हो रही है। और इस कंपनी की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो इनके प्लास्टिक बिजनेस के मुकाबले में काफ़ी कम है, तो मेरे ख्याल से ये 18-20 रुपए तक शेयर स्टेबल होना चाहिए। बट जो रियल अपसाइड आएगा वो मेरे ख्याल से इनकी प्लास्टिक की कंपनी में आएगा, जो अभी शायद 1 महीने 2 महीने इस महीने मेरे ख्याल से हो जाएगी वो, इस महीने हो जानी चाहिए, उसमें एक्शन होगा, उसमें एक्शन होना चाहिए। 100-125 के बीच में लिस्ट होगा, बिकॉज़ वहाँ पे बिजनेस भी बड़ा है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं। चलिए तो इस पर नजर की, हालांकि आज देखिए वही है, जो महंगा बहुत अचानक से हो गया था वहां पर थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये हालांकि है तो टेक्सटाइल कंपनी, बाकी सारी टेक्सटाइल कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट ये उस तेजी में नहीं कर पा रहा क्योंकि पहले ही भाग गया था। कुछ मिड कैप्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, और यही वजह कि मिड कैप इंडेक्स अब देखिए धीमे धीमे बहुत बेहतरीन मजबूती दिखा रहा है, 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स हो चुका है, तो मिड कैप शेयरों की खरीदारी बरकरार है। ऐसा ही एक और मिड कैप आपके सामने रखा जाए, वो है ट्रेंट। ट्रेंड पर नजर रखिए, और उसकी वजह ये कि ट्रेंड में एक बड़ा ट्रेड दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर होता हुआ। मैं बता दूं आपको डिटेल्स उसकी, 252 रुपए पर 3.5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। जी हाँ, इसी प्राइस पर 3.5 लाख शेयर ट्रेंड के बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बदले हैं 0.11% हिस्सेदारी ट्रेंड की बदली है, तो यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर राय दें सिमी, आप चार्ट्स देखकर क्या आपको खरीदारी करना समझ में आता है ट्रेंड में? जी एकदम सपोर्ट में मेंटेन कर रहा है, पर खरीदारी तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अगर खरीदारी करना ही है तो 255 का ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। एक सपोर्ट को ये होल्ड किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर 255 के ऊपर ही मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे दूंगी, और मुझे लगता है कि तब 249 के नीचे स्टॉप लगा के मेंटेन किया जा सकता है लॉन्ग, और टारगेट 265 से 275 होगा। 255 के ऊपर ही मैं लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करूंगी। 255 के ऊपर लॉन्ग करें, और 255 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाया। अगर यहाँ पर थोड़ा टिक जाए तो फिर खरीदिएगा।
ये रहा है सिमी की ट्रेंड पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से जनरली लिक्विड नहीं होता इतना काउंटर, लेकिन आज 3.5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, तो इस पर नज़र आपको ज़रूर रखनी चाहिए। मिड कैप इंडेक्स पर जहां पर 0.5% की शानदार तेजी बन चुकी है अब। और कुछ स्टॉक जो हम सुबह से बात कर रहे थे अब डेज हाई पर ट्रेड करते दिख रहे हैं। अरविंद लिमिटेड देखिए 400 पर आता हुआ दिख रहा है। C8, अपोलो, ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आते हुए आपको नजर आएंगे। वक्त है आप सभी से विदा लेने का। गौरव, सिमी, अविनाश और वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रभुदास लीलाधर से जॉइंट MD दिलीप भट्ट साहब। भट्ट साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पिछली बार भी आपसे मुलाकात हुई, आप तो कह रहे थे कि बड़ा पैसा आ रहा है बाजार में, तो कोई वजह नहीं कि तेजी ना हो, और तेजी हो भी रही है। सर ये बताएं, क्या 10,000 निफ्टी इसी महीने हो जाएगा क्या फिर इसी स्पीड से? तो वेरी गुड क्वेश्चन। वेल आई थिंक ये 10,000 तो सब एक आंकड़े हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मोमेंटम बहुत जबरदस्त है मार्केट में। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिधर भी करेक्शन आता है वो बहुत शैलो करेक्शन होता है, या फिर साइडवेज थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है और फिर वहां से वापस एक नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करता है। तो मुझे लगता है यही शायद चालू रहेगा। ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट टू से वेदर 10,000 विल बी स्केल्ड दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, बट यस ऐसा लग रहा है कि ये चैनल एक जबरदस्त अपवर्ड का बना हुआ है, और उस चैनल में बीच में बहुत सारे थोड़े बहुत करेक्शंस आते रहेंगे, और वो वॉलेटिलिटी शायद कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मार्केट भी एक नए पीक में है। और इस पीक में जनरली हमने देखा है कि एज इट रिज्यूम्स फॉरवर्ड वॉलेटिलिटी आई जाती है। तो लग रहा है कि जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की आशंका है। बिल्कुल, तो अच्छी तेजी भारतीय बाजार में और देखने को मिलेगी यहाँ से। सर गुड मॉर्निंग, जानना चाहता हूँ RBI की पॉलिसी जो 6 और 7 तारीख को है इस हफ्ते, उससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे लगता है उसमें कोई खास बदलाव आएगा ऐसा नहीं लगता है, और I don't think that interest rates will be tinkered at this particular juncture. But more important है कि RBI क्या कहती है कि ये हमारी इकोनॉमी किस हिसाब से ग्रो होगी, क्योंकि हमने देखा कि 4th क्वार्टर में थोड़ा बहुत जो स्लोअर ग्रोथ हुआ, क्या ये फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में पिकअप करेगा, और शायद पूरे साल में किस तरह का ग्रोथ आएगा। और दैट इज वेयर वी ऑल विल लाइक टू नो व्हाट इज RBI थिंकिंग, बिकॉज उनके पास भी काफी सारे डेटा है। और सेकेंड, वेदर इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू देम हैज पीक्ड आउट। हमारे हिसाब से तो इन्फ्लेशन कोई एक मुद्दा नहीं, तो होप्स लो है, ये अच्छी बात है इस बार। उम्मीदें इस बार है नहीं लोगों को, और खराब कुछ हो नहीं सकता। और सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप बना दिया है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से भिन्न है। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, उन्होंने एक पत्र लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब देखते हैं कि उस पत्र को पढ़ने के बाद न्यूट्रल दबाव में आते हैं। पॉलिसी हो सकती है, मतलब न्यूट्रल तो होनी तय है, और कुछ आया तो अच्छा ही आएगा। रेट बढ़नी तो है नहीं, ठीक बात है। और मॉनसून अच्छा होने की उम्मीद है, तो जैसा भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, सर ये जो वीकेंड पर GST की दरें आई हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स के लिए, इसका क्या असर देख रहे हैं आप? सब ठीक है, और किन सेक्टर्स के लिए अच्छी हैं? देखिए ओवरऑल हम देखें तो ये जो रेट्स है इतना बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा, भले 1-2 क्वार्टर के लिए शायद डिस्टर्ब कर दे, लेकिन FMCG सेगमेंट के लिए काफी ठीक रहा है, बिस्किट सेगमेंट के लिए काफी ठीक है। अगर हम देखें फुटवेयर सेगमेंट के लिए भी काफी ठीक रहेगा इसमें। और मतलब ये इसको एक निटी ग्रिटी या माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं करके मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा कि शायद ये जो डिस्टर्बेंस होगा 1-2 क्वार्टर का, जिसको भी जो भी उन्होंने कहा है कि शायद उनको भी कॉम्पेंसेट करेंगे, जो स्टॉक इश्यू होता है उसको कॉम्पेंसेट करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी यही समझ में आ रहा है कि शायद ये GST रोल आउट विल बी वेरी गुड फॉर अस। और खास करके ये जो FMCG सेक्टर है जहां पर काफी अच्छा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स काफी अच्छी तरह से मजबूत हैं, इसमें उनको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आई थिंक बैंकिंग ऑल्सो विल बेनिफिट ऑल बिकॉज ऑफ दिस GST इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज काफी सारे ट्रांजेक्शन बैंक्स में कैप्चर हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी इंपैक्ट आ जाएगी।
तो मुझे लगता है सम ऑफ दिस सेक्टर्स विल लुक गुड, बट अदरवाइज आई थिंक इट सर्टेनली मीन्स दैट इट विल बी गुड फॉर इंडिया एंड फॉर द कॉर्पोरेट्स इन जनरल, स्पेशली द लिस्टेड वंस। तो बैंक्स ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो फिर तो बाजारों में भी तेजी बनी रहेगी। सर, प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा अच्छे लगते हैं या आपको पीएसयूज ज्यादा पसंद है? और अगर एक दो नाम बताएं हमें तो। मुझे लगता है कि इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में शायद अभी भी एक एसबीआई तो जरूर एक सामने रहेगा कि उसको देखना ही चाहिए। और अगर क्वाज़ाई प्राइवेट सेक्टर बैंक को हम देखें तो एक समथिंग लाइक अ फेडरल बैंक आल्सो लुक्स गुड, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक कोटक बैंक अभी भी ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक 2-3 सालों में ये शायद एक लीडरशिप पोजीशन बना ले अपने, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक ने बनाया है, ये शायद आगे चल के कोटक बना ले। और मुझे लगता है कि ये जो एनबीएफसीज हैं उसमें ध्यान देना चाहिए, जैसे एल&टी फाइनेंस है या फिर कैपिटल फर्स्ट है, ये सब में जरा ध्यान देना चाहिए। तो ये तमाम सरकारी बैंक्स पर रखें नजर। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, तमाम सेक्टर्स बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बाजार ने मजबूत शुरुआत की है और भले सेंसेक्स 50 सुस्त हो, लेकिन एक्शन तो पूरा मिड कैप्स का जलवा बरकरार है। और अब यहाँ से आगे बाजार कैसा रह सकता है, अच्छा कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसे होने वाली है, ये सब बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी आशीष यहीं पर हमारे साथ। आशीष बताइए कहाँ नजर रहने वाली है फिर आज? कच्चा तेल, आपको याद होगा ये जो सऊदी अरब और उसका कतर का, ये जो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो बढ़ती हैं अनिल जी, और ऐसे में सोना 6 हफ्तों के हाईस पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, तो उम्मीद है कि आज अच्छी ओपनिंग होगी। कच्चे तेल में आपको याद होगा फ्राइडे को बड़ा तगड़ा प्रेशर आया था, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो न्यूयॉर्क पैक्ट से, वो पेरिस संधि से दूर हाथ खींच लिया है, तो कहा जा रहा है अमेरिका में ड्रिलिंग और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में कच्चा तेल प्रेशर में था, लेकिन आज बड़ा तगड़ा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो देखना होगा। जैसे आप लोग के मार्केट्स में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, आज लग रहा है कमोडिटीज भी मजबूती के साथ खुलने वाली है। चलिए, हमारे लिए तो अब मेरे हेमंत के लिए ब्रेकफास्ट का वक्त है, आगे की कमाना मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूं। चलिए, इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा और बने रहिए आशीष के साथ आगे का सफर के लिए। हम दोनों को विदा देने का समय है। नमस्कार, टेक केयर।